टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल या भारत। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है। ओफेक 16 को पिछले 2 दशकों में लॉन्च किए गए इजराइल के जासूसी उपग्रहों के समूह में शामिल किया गया है। इस उपग्रह को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया गया है। इजराइल के अनुसार यह उपग्रह क्षेत्र में मौजूद खतरों पर नजर रखने में सहायक होगा। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। भारत JLL द्वारा जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं 10वें, 18वें, 29वें या 34वें। जॉन्स लैंग ग्लासेस यानी JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक सुधार करने वालों में शामिल है। भारत इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 34वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार विनियामकीय सुधार, मार्केट डेटा में हुई वृद्धि और स्थिरता की पहल के कारण भारत में उच्च स्तर की पारदर्शिता देखी गई है। इस सूची में यूनाइटेड किंगडम पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर है, जबकि चीन इस सूची में 32वें स्थान पर है। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी 34वें। क्वेश्चन नंबर 2, एक नई शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तितली यानी बटरफ्लाई भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है? ऑप्शंस हैं सदर्न बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, ब्लू मॉर्मन या ग्रास ज्वेल। एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। यह एक फीमेल गोल्डन बर्डविंग है जिसके पंखों का आकार 194 मिलीमीटर मापा गया है। गौरतलब है कि अब तक सदर्न बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता रहा है, जिसके पंखों का आकार 190 मिलीमीटर है। इस नई माप और तितलियों की 24 अन्य प्रजातियों से जुड़े शोध को एक न्यूज़लेटर बायनोट्स में प्रकाशित किया गया है। इस तरह दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोल्डन बर्डविंग। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टियर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टियर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह डेटा सेंटर महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग में बनाया गया है। यह सेंटर भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। योट्टा डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देगा। इस सेंटर की प्राइवेट फैसिलिटी हीरानंदानी ग्रुप के पास है, जबकि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के लिए परीक्षणों की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT मद्रास, DRDO या माईलैब पुणे। पुणे स्थित माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षणों सहित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एक मशीन लॉन्च की है। इस मशीन का नाम कॉम्पैक्ट एक्सेल है, जो एक कॉम्पैक्ट बेंच टॉप मशीन है। यह मशीन RT-PCR रेडी ट्यूब्स तैयार करने के लिए सैंपल हैंडलिंग के जरिए लैब प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी। यह एक कार्ट्रिज आधारित मशीन है जो एक समय में कई सैंपल्स का परीक्षण कर सकती है। इस तरह 4th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी माईलैब पुणे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में से किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है? ऑप्शंस है DRDO, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और IIT मुंबई। भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के सहयोग से एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। इस नई तकनीक का उपयोग कर भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन पर फीड करेगा।
यह योजना मध्य प्रदेश के बीना में शुरू की गई है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट पीक की है, जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ी जाएगी। इस परियोजना से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। 5th क्वेश्चन का सही आंसर है BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में शामिल है या है? पहला, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में बेचा जा सके। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ के साथ बेचा जा सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकांश विभाजन इस प्रकार होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सही है या है? पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार यह निर्णय नहीं करती कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता है कि सरकार को देश के लोगों के हित की जानकारी है, इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के अनुसार होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन व्यापार और निवेश नीति सुधार से संबंधित है या है? पहला, यह सुधार अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। व्यापार और निवेश नीति सुधार के अंतर्गत शामिल है अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करना, व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ करना। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना, उन्हें औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लाया गया था। दूसरा, इस प्रस्ताव को तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को भारत सरकार द्वारा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लाया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी विनियमन सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनियमन बाजार में किया गया था। दूसरा, 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनियमन बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनियमन बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। वर्तमान में प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 जुलाई को रायथु दिनोत्सवम यानी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में हम नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।